गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं महिला सशक्तिकरण के बारे में आपको उसकी जो भूमिका है उसके बारे में विस्तार से अध्ययन कराएंगे आपको। तो हमारा था महिला शिक्षा सशक्तिकरण में शिक्षा की क्या भूमिका है। देखिए, आपको मैंने पिछले क्लासेस में भी बताया था कि जब तक महिलाएं हर कार्य में आगे नहीं रहेंगी तब तक महिलाओं की जो भूमिका है वह सशक्तिकरण की नहीं बन पाएगी। महिला कब सशक्तिकरण आएगा? जब महिलाओं में सभी कार्यों को करने में दक्षता उत्पन्न या दक्षता आएगी। हम देखें कि महिलाएं एक देश की संस्कृति संस्कृति यानी जितनी भी संस्कृति है, आचार विचार हैं, परंपराएं हैं, राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में क्या निभाती हैं, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो देखें, सांस्कृतिक जीवन में हम महिलाओं के परंपरागत वेशभूषा जो हैं वो सब सांस्कृतिक वेश में आती हैं, तो उसमें भी अपनी भूमिकाएं निभाई हैं महिलाओं ने। राजनीतिक क्षेत्र में भी सरपंच, विधायक, सांसद, ठीक है, कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी के क्षेत्र में और बहुत अन्य क्षेत्रों में जैसे शिक्षिका, नर्स, ठीक है। तो ये क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें वह अपनी अपनी भूमिका अदा कर रही हैं। धार्मिक क्षेत्र में सबसे आगे रहती हैं महिलाएं। प्रवचन सुनना, भागवत सुनना, अन्य बहुत से ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेना जो धार्मिक हो। और आर्थिक क्षेत्र में भी उनकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। आर्थिक क्षेत्र में वो रोज़गार परक हो रही हैं, व्यवसाय परक हो रही हैं। और सामाजिक जीवन में भी उनकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, जिसमें बच्चों का लालन पालन पोषण करना, समाज में आना जाना, विचार विमर्श करना, अपनी बात को रखना। तो महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की जो भूमिका है वो इसमें बढ़ जाती है। स्वामी विवेकानंद के अगर अनुसार हम देखते हैं, यदि आप स्त्रियों को ऊंचा नहीं उठाते हो, जो ईश्वरीय भाषा की कृति का जीवन रूप है, तो यह मत सोचो कि तुम्हारे पास ऊंचा उठने के लिए कोई अन्य रास्ता है। तो देखिए, ये स्वामी विवेकानंद की परिभाषा है। इसमें स्वामी विवेकानंद ने स्वयं कहा है कि जब तक केवल पुरुष प्रधान में केवल पुरुष ही ऊंचा उठेंगे और महिलाएं अपने स्तर से नीचे रहेंगी, तो ये मत सोचिए कि आप भी ऊपर उठ गए हो। क्योंकि हम एक पहिए को तो ऊपर रख दें, एक पहिए को नीचे रख दें, तो गाड़ी चलेगी क्या? असमानता से चलेगी। अगर चलेगी तो हो सकता है वो आगे जाके क्या हो जाए, लुढ़क जाए। तो उस स्थिति में स्वामी विवेकानंद भी ये कहते हैं कि स्त्रियों को भी क्या है, ऊंचा उठाइए, बराबर का दर्जा दीजिए। उसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू की भी परिभाषा है कि एक बालक की शिक्षा एक व्यक्ति की शिक्षा मानी गई है, लेकिन एक बालिका की शिक्षा संपूर्ण परिवार की शिक्षा मानी गई है। ये है अकॉर्डिंग टू जवाहरलाल नेहरू। तो हम देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू भी यही कहना चाहते हैं कि बालक अगर शिक्षा लेता है तो केवल व्यक्तिगत शिक्षा ही अपना पाएगा, और जबकि बालिका शिक्षा लेगी तो पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा राष्ट्र उसके लिए क्या होगा, शिक्षित होगा। अब हम अपने पॉइंटों पर चर्चा करेंगे। शिक्षा फर्स्ट पॉइंट है अपना, ये महिला सशक्तिकरण में भूमिका, शिक्षा की भूमिका के बारे में है कि महिलाओं की शिक्षा में क्या भूमिका रही है। तो फर्स्ट पॉइंट है, शिक्षा महिलाओं की असमानता के शिकंजों से मुक्त करती है। तो देखिए, आज हमारे देश में कई असमानताएं हैं। असमानताओं का मतलब होता है जहां समान ना होना, कुछ चीज़ें असमान होना, सभी को समान
तरक्की ना मिलना, सभी को समान सम्मान ना मिलना, सभी को समान आर्थिक क्षेत्र में पैसा ना मिलना, सामाजिक क्षेत्र में सम्मान ना मिलना, सांस्कृतिक क्षेत्र में सम्मान ना मिलना, ये सारे फैक्टर्स जो आते हैं वो असमानता को जाहिर करते हैं। तो महिला अगर शिक्षित होगी तो असमानता बहुत कम होती चली जाएंगी देश के अंदर, और उसका जो शिकंजा होगा उससे मुक्ति पाती चली जाएंगी, यानी देश जो है मुक्ति पाती चला जाएगा। और जैसे कि हम देखें कि हमारे यहाँ लिंगानुपात गिरता जा रहा है, राष्ट्रीय एकता में भी वृद्धि होगी, आर्थिक उत्पादन भी बढ़ेगा, महिलाओं में असमानता के शिकंजे भी दूर होंगे। तो इस प्रकार जो असमानता से मुक्त थी महिलाएं, अब शिक्षा के कारण क्या होती जा रही हैं, मुक्त होती जा रही हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा पारिवारिक कल्याण में प्रभावी। पारिवारिक कल्याण में प्रभावी देखिए कैसे होगा। जब महिला शिक्षित होगी तो वह अपने परिवार के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं को सोचेगी, ठीक है। जब उन योजनाओं को हम प्रस्तुत करेंगे तो वह हमारे लिए बहुत ही सरल रूप में होंगी और आसानी से वो संपन्न हो जाएंगी, जिसमें बच्चों की देखभाल भी हो सकती है, बच्चों की पढ़ाई भी हो सकती है, बच्चों की शादी विवाह भी हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं, और घर परिवार की देखभाल भी हो सकती है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि पारिवारिक कल्याण के संबंधित अपनी योजनाओं को बनाकर और वह अपनी क्या करेगी, प्रस्तुत करेगी। और इससे परिवार कल्याण में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को शिक्षा अधिक प्रभाव पड़ता है। जहाँ पर स्त्रियां शिक्षित होती हैं वो परिवार कल्याण को क्या अपनाती हैं, अपनाएंगी कि नहीं अपनाएंगी। एक या दो बच्चों तक ही सीमित परिवार होगा, जिससे उनका अच्छी तरह लालन पालन पोषण हो सके और वह बच्चे जो हैं आगे चलकर शिक्षित बन सकें, उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकें और अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकें, या अच्छा व्यवसाय उत्पन्न कर सकें या बना सकें या हासिल कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है अपना पारिवारिक स्वास्थ्य में प्रभावी। देखिए जब हम परिवार कल्याण की बात कर रहे थे तो उसमें परिवार कल्याण में परिवार का स्वास्थ्य भी आता है। जब महिला शिक्षित होगी और सामग्रियों का ज्ञान होगा उसे, स्वास्थ्यवर्धक यानी स्वास्थ्यवर्धक सामग्रियों का महिलाओं को ज्ञान होगा, तो वह उनका प्रभावी रूप में क्या करेंगी, उपयोग करेंगी। कोई भी स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो वह अपनी पूर्ण क्षमता का प्रयोग करते हुए उसको दूर करने का प्रयास करेंगी, अच्छा वातावरण प्रदान करेंगी, जिससे कि बालक के अंतःमन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वातावरण को लेके वो उत्पन्न ना हो। अंत में हम कह सकते हैं कि महिला को उस ज्ञान से युक्त करती है जो अपनी भूमिका निभाती हैं। तो पारिवारिक कल्याण में बहुत बड़ी भूमिका महिलाएं निभा रही हैं, और जिससे स्वास्थ्य से संबंधित जो भी परेशानियां हैं, जो भी रोग हैं, वो समाप्त होते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना शिक्षा स्त्रियों को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों का पालन करने के योग्य बनाती है। देखिए हमारे क्या अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या हमारे कर्तव्य हैं, उनके पालन पोषण कैसे किया जाए, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। जैसे वोट देने का अधिकार पहले अर्थहीन था,
लेकिन अब क्या हो गया है, उन्हें अवगत कराया गया है, उसके माध्यम से वह स्त्रियां विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, बच्चों के विषय में निर्णय ले रही हैं, ज़मीन जैसे संबंधित अधिग्रहण कर रही हैं, शोषण से बचाने इत्यादि कार्य कर रही हैं। तो ये क्या हैं? ये फंडामेंटल राइट्स हैं जिनका उपयोग आज महिलाएं कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? क्योंकि वह शिक्षित हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वोट देने से क्या होगा। वोट देने से सरकार अच्छी बनेगी जो उनके लिए जन कल्याण का कार्य करेगी। ठीक है, जन कल्याण का अधिक से अधिक कार्य होगा तो उनको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। उसी प्रकार जब हम अतिरिक्त शिक्षा देंगे तो बच्चों के विषय में वो निर्णय ले पाएंगी। अगर शिक्षित होंगी तो बच्चों के प्रति उचित निर्णय लेंगी कि हमें बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है और आगे चलकर हमें क्या बनाना है बच्चों को। ठीक है, आज ज़मीनों में भी महिलाओं को वो दी जा रही है, सब्सिडी दी जा रही है या छूट दी जा रही है। उसके कारण महिलाओं के नाम से भी बहुत सारी ज़मीनें अधिग्रहण होती हैं। और अपने आप को शोषण से भी बचाना है, तो शोषण से कब बचा पाएंगी? जब महिलाएं अधिक से अधिक अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों का क्या करेंगी? पालन करेंगी। नेक्स्ट पॉइंट है आय में बढ़ोतरी। आय में बढ़ोतरी। देखिए, जितनी हमारे पास में महिलाओं के पास में शिक्षा अधिक से अधिक होगी, उच्च शिक्षा होगी, तो वे अधिक से अधिक क्या बढ़ा पाएंगी? अपनी आय बढ़ा पाएंगी। जैसे बहुत सी महिलाएं ग्रामीण परिवेश में रहती हैं या ग्रामीण परिवेश में ही उत्पन्न होती हैं, लेकिन वह अपनी आय को नहीं बढ़ा पाती हैं। कारण है कि उन्हें पशुपालन पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, घर पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, इसलिए वह अपने आय को क्या कर पाती हैं? नहीं बढ़ा पाती हैं और सीमित रह जाती हैं। एक दायरे में क्या रह जाती हैं? सीमित रह जाती हैं। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। महिला सशक्तिकरण ने आज शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को जीवनोपार्जन का ज्ञान दिया है और स्वाभिमान से उन्हें सुधार लाने का प्रयत्न कर रहा है, जिसके कारण वे आर्थिक रूप से गृहस्थी में योगदान भी दे रही हैं। नकारात्मक की अपेक्षा वे सकारात्मक अधिक होती जा रही हैं। पहले महिलाएं क्या होती थी? नकारात्मक होती थी कि नहीं, हमें वहाँ नहीं जाना है, हमें ऐसा नहीं करना है। लेकिन अब सकारात्मकता आती जा रही है। वो देख रही हैं अन्य महिलाओं को कि वह शिक्षित हो रही हैं, कार्य कर रही हैं, बहुत सारी वर्क कर रही हैं, तो वह अब आगे चलकर अपने आय के सोर्सेस बढ़ा रही हैं कि किस प्रकार से हम भी कमा सकते हैं, हम भी अपने को सशक्त कर सकते हैं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट है लिंग अनुपात में गिरती हुई दर को रोकने में प्रभावी। देखिए, जैसा कि भारत में लिंग अनुपात निरंतर कम होता जा रहा है। सन 1901 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखते हैं तो 1000 पर 972 था, लेकिन वर्तमान में देखें 2011 की जनगणना के अनुसार तो 1000 पर 940 रह गया है। यानी 30 + 2 32 का अनुपात क्या हो गया है? कम हो गया है। इससे यह परिलक्षित हो रहा है कि पुरुष जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत स्त्री जनसंख्या से अधिक है। शिक्षा ही इस दिशा में महिलाओं को जागरूक करके लिंगानुपात गिरती दर को रोक सकती है। अगर महिलाओं में शिक्षा होगी तो वह बेटा और बेटी में अंतर नहीं समझेंगे और जिसके कारण लिंगानुपात में क्या होगी? वृद्धि होगी। बेटा बेटी को एक समान अगर माना जाए और बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं किया जाए तो लिंग अनुपात क्या होगा? हमारा बढ़ जाएगा। बेटियों का लिंग अनुपात बढ़ जाएगा, जैसे कि केरल में होता है। वहाँ का लिंग अनुपात अन्य राज्यों की लिंग अनुपात से क्या है? ज़्यादा है।
नेक्स्ट पॉइंट है महिलाओं के स्वास्थ्य स्तर में सुधार। देखिए, जब महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी तो प्रजनन दर भी क्या होगी, निरंतर कम होगी, क्योंकि यह माना जाता है कि घर पर स्त्री क्या करेगी। इसलिए अब ऐसा नहीं है, शिक्षित नारी अपना वर्क करती है और वह अपनी इच्छा से ही इन चीज़ों को आगे बढ़ाती है या कम करती है। अब उस पर निर्भर करता है, उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। इसलिए अब अधिकतर भारतीय महिलाएं इसमें अपने स्वास्थ्य में सुधार ला रही हैं और उन शिक्षा बच्चों के जन्म में दूरी रखने तथा गर्भ एवं जन्म के समय तथा स्वास्थ्य सेवाओं का प्रयोग भी इससे प्रभावित हुआ है। तो धीरे धीरे क्या आता जा रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत जल्दी सुधार आता जा रहा है और जिससे महिलाओं की स्थिति क्या होती जा रही है, अच्छी होती जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा महिलाओं को शारीरिक रूप से सुदृढ़ बनाती है। देखिए, जब हम शिक्षित होंगे तो शारीरिक रूप से क्या होंगे, सुदृढ़ होंगे, यानी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से और खेलकूद के रूप में, है ना। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का क्या करता है, निवास होता है। जब मनुष्य का शरीर स्वस्थ होगा और शिक्षित होगा तो वह निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा देरी नहीं लगाएगा, बहुत जल्दी जल्दी निर्णय उसके ले लिए जाएंगे और वह हर कार्य को घबरा कर नहीं बल्कि स्वेच्छा के साथ, अपनी इच्छा शक्ति के साथ करेगा और वह कार्य जल्द से जल्द क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अगर अशिक्षित है तो उसको घबराहट होगी, पता नहीं क्या दे दिया, क्या इसमें करना है, इस तरीके का भाव उत्पन्न होगा। लेकिन यहाँ महिलाएं शारीरिक रूप से क्या हैं, स्वस्थ हैं और मानसिक रूप से भी स्वस्थ हैं और आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना बचत दर में वृद्धि। देखिए, अगर महिला शिक्षित है तो वह अपने आय के सोर्सों को भी बढ़ाएगी और बचत को भी क्या करेगी, करने का प्रयास करेगी। क्योंकि जब शिक्षित नहीं होगी तो वह उसे अंदाज़ा नहीं होगा कि पैसा कहाँ से आएगा, लेकिन जब वो खुद कमाएगी तो उसे पता रहेगा कि पैसा किस तरीके से आता है और वह पीढ़ी दर पीढ़ी या कह सकते हैं अपने बच्चों के लिए या अपने परिवार के लिए थोड़ा थोड़ा अल्प बचत के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं जैसे चल रही हैं, डाकघर की, LIC की या अन्य बैंकों की, इस तरीके से धीरे धीरे उनमें निवेश करेगी और निवेश करने के बाद में धीरे धीरे धन क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो इस प्रकार से महिलाओं के नाम से भी काफ़ी योजनाएं चल रही हैं जिसके माध्यम से वे बचत करती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है अपना आर्थिक व सामाजिक विकास से रुकावटों को दूर करती है। यानी जो आर्थिक हैं व सामाजिक हैं, विकास में जो रुकावटें आ रही हैं उनको दूर कौन करती हैं, शिक्षित महिलाएं ही करती हैं। कैसे करती हैं कि आर्थिक क्षेत्र में अगर हम देखें तो महिलाएं सशक्तिकरण के मार्ग पर चल दी हैं और जब वह आर्थिक रूप से सशक्त होंगी तो रुकावटें क्या होंगी, अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। सामाजिक विकास की बात करें हम तो समाज के अंदर जो परंपराएं
रूढ़िवादिता जो यह घटनाएं होती हैं, अगर पढ़ी लिखी हैं तो उन घटनाओं को बहुत ही आसानी से समझ सकती हैं और उनका निष्कर्ष निकाल सकती हैं और नवीन परिस्थितियों में उसका प्रयोग कर सकती हैं, जिससे आर्थिक व सामाजिक विकास में उनको बढ़ावा मिलेगा और अपनी भागीदारी वह सुनिश्चित कर पाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।